चेंज होते रहते हैं। 10 रिकॉर्डेड ज्यादा दिखते हैं। डाउट जिसको होगा वो देखेगा ना। ये बताओ विजिबिलिटी क्लियर है जी? नहीं सर। थोड़ा सा लाइट हमने कम किया है, एक्चुअली लाइट कटी हुई है। इन्वर्टर लग रहा है बैकअप नहीं दे पा रहा है क्या अब? नहीं ठीक है ठीक है। सेकंड। तो ये हम राज आपसे पूछना चाहते थे कि ये आपको क्लियर हुआ कैसे लिखा गया है? सर n/2 to a n-1/2। हाँ तो ये हमने कॉमन टर्म्स की लिस्ट ये लिखी थी ना। 23rd फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस आपका 28 है। तो सम कर दिया होता है। और सम कर दिया हमने। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि लास्ट कॉमन टर्म, जो लास्ट कॉमन टर्म है वो कौन सा होगा? तो आप क्या करोगे, A14 की वैल्यू निकाल लोगे। ये 23 प्लस 13 टाइम्स D। ओके, यस सर। तो इससे आपको लास्ट कॉमन टर्म्स मिल जाएगा। आगे बढ़ चलें? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूछिए, कोई डाउट हो तो। ये हमने अपनी तरफ से बता दिए थ्योरी। सर वो AMGM के एप्लीकेशन आते हैं वो बताइए। हाँ सर एक बार AP और GP ले लो। AP और GP। AGP वाला सर। AGP वाला। देखो नहीं AP सर। में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, सर सुनो। वो नहीं सर। हाँ एक सीरीज AP और एक सीरीज GP सब कॉमन टर्म्स निकालने वाले। अरे एक सीरीज AP और एक सीरीज GP का कॉमन टर्म्स उसको हीट एंड ट्रायल से करते हैं, ऐसे सिस्टमेटिक मेथड नहीं होता उसका। वैसे उसमें क्या होता है कि रिलेशन लिख लेते हैं, दोनों के जनरल टर्म को इक्वलाइज कर देंगे। और क्योंकि एक आपका लीनियर टाइप का चल रहा है और एक पावर के टर्म्स में चलेगा, तो जैसे इतना आसानी से हमने 2 AP को हैंडल किया था ना, उतना आसानी से नहीं होगा। तो फिर क्या करते हो, AP का जनरल टर्म लिखना, GP का जनरल टर्म लिखना। AP के जनरल टर्म में n के टर्म्स में आएगा, और GP का जनरल टर्म मान लीजिए उसको आप R के टर्म्स में लिखिएगा, n के टर्म्स में मत लिखिएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दोनों के अलग अलग टर्म्स इक्वल आए। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे करेंगे, AP और GP के क्वेश्चंस यहाँ ऐसे लिख देंगे, और इधर हम लोग ऐसे कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कि इसके इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे, m और n की कितनी पॉसिबिलिटीज है। और जो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी वो एक ही m के लिए होता है यहाँ पे। वैसे कोई सेट ऑफ रूल नहीं होता इस तरह से। मैं आपको एक सिस्टमेटिक मेथड बताया ना AP के लिए, वैसे AP और GP के कॉमन टर्म्स कभी सर्च करने हो तो उसका कोई एक प्रॉपर, जैसे कहते हैं कि ये मेथड बना दिया, उसमें आप फॉर्मूला में पुट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं, दोनों के एक का n टर्म एक का m टर्म लिखते हो, दोनों को इक्वल कर देते हो, और फिर देखते हो कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है फॉर करस्पॉन्डिंग m and n। जो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी उतने नंबर ऑफ कॉमन टर्म सर्च कर लेंगे, खत्म। तो 2 GP वाला बता दीजिए। 2 GB वाला तो आसान होता है यार, वो तो सबसे आसान केस है। एक 2 GB क्वेश्चन ले लीजिए क्वेश्चन। तुम बताओ ना, कोई क्वेश्चन हो तो है तुम्हारे पास, हमारे पास तो नहीं है। वो तो बताइए, मेरे हम पास भी करा नहीं है देंगे। सर। देख लो, ढूंढ लो, कोई क्वेश्चन बुक तो रखे होगे तो तब तक सर्च करके रखना। सर आप प्रोसेस क्या बता रहे थे उसका? इसका मैं बता रहा था कि दोनों का जनरल टर्म लिखते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप दो ना, हम कर देंगे। नहीं सर, वो 2 GP वाला आप कुछ प्रोसेस बता रहे थे, बस वो 2 बता GB दीजिए। वाला मैं ये बता रहा था ना, जैसे मान लीजिए 2 GB में क्या होता है कि आप एक कॉमन टर्म तो सर्च करके लिखेंगे और फिर दोनों का कॉमन रेशियो, तो वो इजीएस्ट है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं है। उसमें बस क्या है कि जैसे, लेकिन होना भी तो चाहिए कॉमन टर्म्स, ऐसा तो है नहीं कुछ भी लिख देंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइएगा। वैसे क्लासरूम टीचिंग के दौरान तो बच्चे कहते हैं कि सर वो क्वेश्चन हो जाए। एक और क्वेश्चन आता है जी, देखो मेरे को याद नहीं आ रहा है, बड़ा कॉमन डाउट पूछते हैं सब।
सेट ऑफ क्वेश्चंस होते थे जिसके स्टूडेंट बार बार डाउट पूछेंगे। कुछ होगा, याद नहीं आ रहा अभी। अरे बहुत फेमस क्वेश्चन है वो, लेकिन अभी क्लिक ही नहीं कर रहा है। जेई मॉडल, जेई मेन मॉडल, एडवांस में नहीं उस तरह का पूछेगा। और जहां तक बेटा एपी का सवाल है, एपी में आप सम का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, एसएन, इसको n/2 2a प्लस n-1 इंटू एल लिखते हैं, सॉरी डी लिखते हैं, और इसको n/2 a1 प्लस an भी लिख सकते हैं, जहां पे a1 फर्स्ट टर्म है और an nth टर्म है। फिर आप यहाँ पे ओपन करते हो तो ये देखते हो कि जो एपी का सम ऑफ n टर्म्स हैं वो बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन n आता है विथ कांस्टेंट टर्म्स 0। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहता बच्चों, दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, आप ऐसे कहते हो कि d/2 टाइम या d/2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस ये कुछ ऐसे आ जाता है a माइनस d/2 टाइम्स n, ऐसे कुछ आता है, चेक करो तो। मतलब आप कहोगे कि ये कुछ ऐसे आएगा सर, Sn इक्वल टू pn स्क्वायर प्लस q फॉर्म, qn फॉर्म। इसमें r 0 होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। मतलब आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि हमने ये लिखा है, तो क्या ये एपी के सम का फॉर्मूला हो सकता है क्या? तो आप आंसर यस और नो में दीजिए। नो। तो इसका आंसर करेंगे नो। कहोगे कि अगर एपी के सम का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो इसको गायब कर दो, तब हो जाएगा। दूसरा इसमें ये होता है बेटा कि जैसे Sn की जो वैल्यू होती है वो हम लोग लिखते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर an तक का सम, है ना, और a ऑफ n-1 प्लस a ऑफ n, और ये जो s ऑफ n-1 है इसको हम लोग लिखते हैं a1 प्लस a2 से लेकर n-1 तक का सम। तो आप कहते हो कि जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे सर तो वी गेट Sn माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू an, और इसी को ऐसे लिख देते हैं हम लोग कि n टर्म अगर आपको निकालना है तो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म्स का सम हटा दीजिए, और ये फॉर्मूला वैलिड होता है फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर आप n इक्वल टू 1 के लिए मतलब पहला टर्म लिखते हैं a1, अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए निकालने के लिए तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन जो है इसी में आप n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 टर्म, 2 पुट करेंगे तो 2 टर्म का सम, 3 पुट करेंगे तो 3 टर्म का सम, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अब कहोगे कि सर यहाँ पे 1 पुट करने में क्या प्रॉब्लम है आपको, बताओ। सर वो जीरो है टर्म का जीरो सम। टर्म का सम ऐसा कुछ तो होता नहीं है, मीनिंगलेस टर्म है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें ये जब निकालते हो आप तो ये 6 कैंसिल हो जाता है बेचारा, लेकिन जब S1 में आते हैं जब पहला टर्म निकालते हैं तो S6 आ जाता है। तो इसी वजह से ये एपी का जनरल टर्म का सम नहीं हो सकता, सीधी सी बात, ठीक है। सर वो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है या 1 है? 2 सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स, ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि ओह अगर ठीक है। फॉर्मूले का भरोसा करेंगे तो आपको A2 मिल जाएगा, आपको A3 मिलेगा, आपको सब मिल जाएंगे, लेकिन आप इसके लिए इस फॉर्मूले ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, लग रहा है डाउट हो गया आप लोगों को। मेहदी आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड? नहीं सर, क्लियर हो गया वो। और के ज्योति, इनका क्या हाल है? क्लियर हो गया सर। किरम, क्लियर है सर। राज, क्लियर है सर। मेहदी,
हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है। और बारिश? चलिए, बारिश तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, लगता है प्रॉक्सी मार के निकलनी है पतली गली से। सर वैसा क्वेश्चन ही नहीं आया अब तक। अरे वो कॉमन टर्म्स वाला ना, यस सर। जीपी वाला थोड़े पूछेगा बेवकूफ बनाया हुआ एग्जाम वालों को। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जो बच्चे कर पाए कुछ नहीं कर पाए, ऐसे थोड़े आएंगे जो सब कर लेंगे, तो फिर उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। फिर क्यों दे रहा है वो? आपने ढूंढने बोला, हाँ, आपने ढूंढने बोला इसलिए बोला मैंने सर। वो है ही नहीं वैसा क्वेश्चन। वो नहीं आते ना, वो बहुत आसान होते हैं। एक मैं पहले कराता था तो क्लास में बोलते थे तो सर ये भी अब छोड़ दीजिए सर, इतना तो हम लोग कर ही लेंगे। हाँ, वो एपी और जीपी वाला जेई मैंने नहीं पूछा है, लेकिन वैसे बनते हैं क्वेश्चन। और एक और टाइप के क्वेश्चन है यार, देखो वो मैं क्लिक नहीं कर, उसको बार बार सब पूछते थे क्लास के बाद। क्लास नहीं, जब मुझे कहता था कि आप लोग अटेम्प्ट करके आज ये पूरी सीट डिस्कशन होगा, तो एक कॉमन क्वेश्चन है जिसके हाँ अभी याद आया मेरे को, ये है। ये ऐसे कुछ होता है, 1 फिर 2 2 फिर क्या लिखता है सब, 2 पिरामिड स्क्वायर, वाला। ऐसे करके एक पूछता है। इसमें 25 टर्म या कुछ ऐसे करके टर्म्स निकाल दो। ये सब तो आता होगा, क्योंकि मेरे को अभी पूरा क्वेश्चन याद नहीं है तो इसको बात करना सही नहीं है इस पे। अब एपी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, इसमें देखो बेटा, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एपी के टर्म्स में सम ऑफ टर्म्स equidistant from both the end is constant and it is equal to first and the last sum of first and the last term। मतलब a1 plus an का जो सम होगा वो a2 plus a of n minus 1 के इक्वल होगा, and this is a3 plus a of n minus 2, and ये चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कहो कि सम का जो डेरिवेशन आप कराते हो वो इसी पे तो बेस्ड है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डी ऐड कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट आ रहेंगे तो डी सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब ऐड करेंगे तो वो नेट इफेक्ट में डी कैंसिल आउट हो जाता है ना। यस सर। तो इसी को एक स्टेटमेंट बना देते हैं कि इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। क्या आप एग्री करते हैं इसी स्टेटमेंट से? यस सर। है ना, इसको मैं वर्डिंग में नहीं लिखवा रहा हूं, टाइम वेस्टिंग है। दूसरा होता है बच्चों की एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म आप क्या करते हैं कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, a ऑफ n को a ऑफ n प्लस के प्लस a ऑफ n माइनस के होल डिवाइडेड बाई 2। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर एपी के ये टर्म्स दिए हैं a1 a2 a3 a4, इस तरह से मान लीजिए a100 तक, तो आप a2 को a1 a3 का एवरेज ले सकते हो, a3 को a2 a4 का एवरेज ले सकते हो, या a1 a5 का एवरेज ले सकते हो। मतलब इनका एवरेज लोगे तभी भी a3 आएगा, इनका एवरेज लोगे तभी भी a3 आएगा। तो यही मैं लिख रहा हूं कि अगर nth है तो उसके आजू और बाजू सेम डिस्टेंस पे उन दोनों का एवरेज लेंगे तो आ जाएगा। और इसका प्रूफ भी है, इनका जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला लिखवाया, ये an का फॉर्मूला होता है ना जी, an का वैल्यू होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इन दोनों को लिख सकते हो ना। यस सर। और Yes, वहां से sir. आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है। यस सर। यस हाँ, सर। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें होती है कि, तीसरी क्या होती थी यार, हाँ ये सब फालतू उलतू वाली हैं। इंक्रीजिंग एपी कभी कहेगा, इंक्रीजिंग एपी तो डी पॉजिटिव करते हैं, डिक्रीजिंग जैसे इंक्रीमेंट हो अगर टर्म्स में तो इंक्रीजिंग, डिक्रीमेंट हो तो डी नेगेटिव, और अगर डी जीरो है तो ऑल टर्म्स आर सेम, ऑल टर्म्स आर सेम। एक तो ये होता है। फोर्थ होता है आपका कि रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, रूल फॉर सिलेक्शन
ऑफ टर्म्स। जैसे आप कहोगे कि अगर आपको 3 टर्म्स एज्यूम करना है, 3 टर्म्स अगर आपको एज्यूम करना है, तो आप क्या करिए, बीच सेंटर में लिख दीजिए, राइट साइड में डी ऐड कर दीजिए और लेफ्ट साइड में डी सबट्रैक्ट कर दीजिए। इस तरह से एजम्पशन का एडवांटेज ये होता है कि अगर एडिशन करें तो हमारा डी का इफेक्ट कैंसिल, मतलब डी कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। तो इस फायदा को हम लोग उठा लेते हैं। लेकिन याद रखना, अगर कभी 3 एपीज करके और इस तरह के टर्म्स माने हो, बी अलर्ट बच्चों, बी अलर्ट। नॉर्मली क्या होता है, जब हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो हमारी आदत पड़ी रहती है n/2 2a + n-1 × d। फॉर्मूला तो अपनी जगह सही है, लेकिन जो a होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कौन है इस सीक्वेंस का? a-t। हाँ, तो इसको अलर्ट रहना है। हम वार्निंग दे रहे हैं, कई बार गलतियां होती हैं हमसे। 4 टर्म्स में कहोगे कि सर 2 इधर 2 उधर, ये तो शोले वाला डायलॉग हो जाएगा। आधे इधर जाओ, आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो कहोगे पीछे कुछ है ही नहीं। तो आप आजू और बाजू वालों को लिख लीजिए। तो आप कहोगे ये तो 2D का आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो अगला लिखेंगे a + 3d और इसके पिछला लिखेंगे a - 3d। बस इसका समेशन में d कैंसिलेशन हो रहा है, यही इसका एडवांटेज है, नथिंग एल्स। 5 टर्म्स अगर आपको मानने हैं तो a - 2d, a - d, a + d, a + 2d लिख देते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, वो कॉमन वाले तो बता ही दिए हमने आपको। और अगला होता है कि अगर ABC AP में है, ABC आर इन AP, तो हम लोग क्या करते हैं, B को a + c/2 लिख देते हैं, b - a = b - a = c - b लिखते हैं, और फिर यहां से आ जाता है b = a + c/। ठीक है? अब इसके बाद पढ़ते हैं बेटा AM, अर्थमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, इसमें ये कहते हैं कि अगर 3 नंबर्स AP में हैं, तो मिडिल वन इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2। मतलब इफ ABC are in AP, then B is called arithmetic mean of A and C। और आपको पता है ना कि B की वैल्यू क्या होती है, a + c/2। तो आप कह सकते हो दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A and C हो जाएगा आपका a + c/2। अगर मैं A और B पूछ लूं तो आप कहोगे a + b/2, कहोगे कि नंबर का एवरेज ले रहे हैं आप। लेकिन बच्चों ये जो डेफिनेशन है ना कि इफ 3 नंबर्स आर इन AP, देन मिडिल वन इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2। तो आप कह सकते हो कि इसका मतलब जब सीक्वेंस AP में रहता है, तो ये जो बीच वाला है इसको AM कहते हैं। तो ऐसे एक इस आइडिया को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 नंबर्स हैं तो हम कहेंगे हाँ, तो उसमें नंबर्स इंसर्ट कर देते हैं तो हम कहेंगे चलो। अगर सीक्वेंस AP हो जाए तो इसका मतलब उन सभी इंसर्टेड नंबर्स को हम लोग यहाँ पे AMs कहते हैं। तो इसका हेडिंग होता है कि इंसर्शन ऑफ n AMs बिटवीन 2 APs। मतलब 2 AP नहीं, इंसर्शन ऑफ n AMs बिटवीन 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करिए। आता है ये क्वेश्चन जिसमें आप लोग कह रहे थे वो फॉर्मूला याद करना पड़ता है। सर इसमें फॉर्मूला याद तो नहीं करना होता। जैसे ये लिख लो, n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। जैसे A है तो हमने ये इंसर्ट कर दिए, A2 A3 अप टू AN, B R इन AP, है ना, डायरेक्ट लिखते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं? n+2। तो ये लिखते हैं A प्लस, और यहाँ n का काम n+2 करता है, -1 टाइम्स d, वेयर d इज द कॉमन डिफरेंस। तो आपको d की वैल्यू मिल जाती है b - a/n+1। अब देखो A1 निकालने के लिए हम लोग A में d ऐड कर देते हैं, A2 निकालने के लिए d आपको निकल गया ही पता है 2d, A3 को करते हैं। तो यहाँ तक बच्चा ठीक रहता है,
लेकिन मैं अगर डायरेक्टली पूछता हूँ कि एन कितना है, तो आप बच्चा बोलता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जबकि ए प्लस एन डी होगा। आप बता सकते हो यहाँ एन माइनस वन क्यों नहीं आया? टोटल टर्म्स n+2 है। हाँ, और आप कहोगे कि सर ये स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो ये n प्लस वन टर्म है ना। हाँ सर। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका सम निकालते हैं। जब सम निकालते हैं, सम ऑफ ऑल एम्स, तो ये आ जाता है n/2 टाइम्स a प्लस बी। किसी को याद होगा ये? यस सर। इनको ऐड कर दोगे। और सम निकालने का एक और तरीका है, देखो इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। देखो इधर कहोगे कि सर आपको a1 से लेकर an तक का सम ही तो निकालना था। इसको अगले पेज पे बता देता हूँ। सर सम ऑफ ऑल एम्स में आपने क्या लिखा? कंफ्यूजन है? अरे कंफ्यूजन है जी। हाँ सर, वो हाँ सम ऑफ ऑल एम्स। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ऑल एम्स। तो हमने पहला एम्स को क्या लिखा है बताइए? तो आप कहोगे सर a प्लस डी लिखा था आपने। दूसरे को क्या लिखा था? a प्लस 2d। कॉपी देखिए, a यस प्लस सर। एन माइनस a प्लस एन डी लिखा था ना। तो मैं कहूंगा ये कितने हैं, तो आप कहोगे n है, और d कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 से लेकर आप कहोगे सर n तक का सम। तो ये n a प्लस डी टाइम्स n इंटू एन प्लस 1/2। और आप n a d की वैल्यू आप लिखिए b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1/2। कुछ ऑब्जर्व हुआ आपको? n प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, n कॉमन भी आ गया, a प्लस बी माइनस ए अपॉन 2। तो ये आप लिखोगे n टाइम्स a प्लस b/2 लिखते हो ना जी। या इसको ऐसे कहते हैं समेशन ऑफ ऑल एम्स इक्वल टू n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन। थोड़ा सा सही से लिखना चाहिए मेरे को। ध्यान से देखना थोड़ा सा। मैं लिखना चाहता हूं कि समेशन ऑफ ऑल एम्स इक्वल टू n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। क्या ये सही है? यस सर। लेकिन आप कहोगे कि सर इतना फालतू का आपने मेहनत कर दिया, बहुत मेहनत कर दिया सर आपने, अच्छी बात नहीं है, कुछ शॉर्टकट बताओ। तो देखो बेटा, ये कर सकते हो। आपको मैं कहूंगा कि इसका सम ही चाहिए ना, तो आप कहोगे यस। तो एक बार ऐसा करते हैं, इन सबका सम निकाल लेते हैं और इनमें से इन दोनों को हटा देंगे तो काम बन जाएगा। हाँ सर। तो कहोगे कि सर सबका सम का तो हमारे पास फॉर्मूला तैयार है एकदम, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 a प्लस बी। क्यों? यस सर। और उसमें से a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सीधे आ जाएगा। कहाँ गया? कहाँ है वो? ये वाला। सर अगर बोलता है 5th AM फ्रॉम द एंड, या ऐसा टाइप का कुछ, वो समझ में आता है, पर कभी कभार मतलब जल्दी जल्दी में वो गलती हो जाती अरे यार जल्दी क्या करती तुम, ये ध्यान रखो ना कि चलो ठीक है बता देते हैं। काउंटिंग कर लो ना, जैसे मान लो कि 20 AM है, हमने 20 इंसर्ट किए हैं, मतलब नंबर्स 22 होंगे। अब आपसे कह रहा है 5th AM फ्रॉम द एंड, तो 20 में से कहां तक पहुंचोगे? गिन नहीं सकते आप। है। हाँ हाँ, तो वैसा ही करना। 15 ऐसे काउंट करके कर लिया करो ना। और जैसे नंबर्स के आप n से रिलेट करके लिख देना। जैसे मान लीजिए कि आप 20th AM इंसर्ट किए हो और आपसे पूछा जा रहा है 5th AM फ्रॉम द एंड, तो आप अभी इतना तो मैन्युअली काउंट कर सकते हो। 20th 19 19 और 18 18 के बाद होता है 17 16, है ना। तो 16th वाला टर्म ठीक पूछा जा रहा है A16। तो ठीक है 20 था तो हमने यहाँ A16 लिखा था। अब n रहेगा तो क्या लिखेंगे? आप कहोगे कि सर n प्लस 1 माइनस 5 लिख देंगे। -4। हाँ ऐसे सोच के लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से करना होता है। अब कितना फॉर्मूला याद रखोगे, लिमिटेशन होती है ना। आप लोग सोचते हो हर चीज को याद कर लें, बात हद तक सही है लेकिन यहाँ नहीं।
अलजेब्रा में क्या याद करेंगे? कोऑर्डिनेट में एक सही दो है सर, फॉर्मूले समझ हैं जो गया। आपको याद वाद करने की जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत, बाकी तो मैथ में वैसा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, समझ गया वो, मैनुअली काउंट कर लेंगे। वो सबसे बेटर रहेगा। उसी तरह से स्टूडेंट बायनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म का फॉर्मूला रटने लगते हैं, जबकि वहां भी अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होता है, तो एन की वैल्यू 10 लेंगे तो 11 टर्म आएगा, और 11 में यार कॉमन सेंस है, कोई भी कह देगा छठा टर्म है। 100 में, सॉरी 101 में कहोगे 51, कोई भी नंबर बोलो ऑड नंबर। जैसे मान लीजिए कोई कहता है 201 टोटल टर्म है, तो 101 हो गया मिडिल टर्म। तो 101 को कैसे, तो उसी को हम लोग रिलेट कर लेते हैं डायरेक्टली। इसको जानते हो, जब ये पूछा जाता है ना तो हमारे दिमाग में वो सीक्वेंस आ जाता है, और आप पूछ रहे हो ना तो वहां से मैं काउंट कर ले रहा हूँ माइंड वाइज, कोई फॉर्मूला में नहीं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं सोच रहा है मेरा माइंड की कोई फॉर्मूला है जिसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है और उसका आंसर निकालना है। ठीक है, हाँ सर, वो ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा होता है। और ये तो मैंने बता दिया एम की कहानी। जीपी में आते हैं, एम हो गया ना भाई, हाँ इतने ही तो सर बताते वो हैं। पिरामिड वाला बताना, हाँ पिरामिड वाला वो ऐसे, मतलब उनका डिफरेंस लेके, उनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ये आता है, एपी में आता है। कौन सा वाला? सर एक सीरीज होती है, उनका कॉमन डिफरेंस लेते और फिर उनका कॉमन डिफरेंस लेते, वो एपी में आता है। वो वीएन मेथड जो एक जगह बीच में यूज किए थे। नहीं सर, एक सीरीज होता है पूरा। यस हाँ, सर, वही बोल रहे हैं। एक सीरीज लिखा है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 से लेकर Tn, और यस आप सर। यही कह रहे हो ना कि T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, जब आप करते हैं कंजुगेटिव डिफरेंस तो वो एपीजीपी बनता है। हाँ सर, वही वही। अरे तो उसी को तो कर रहे थे, उसी शुरू में तो उसी से स्टार्ट किए थे ना, जिसका न्यूमरेटर फाइंड आउट कर रहे थे। सर वो कभी कभी 3-4 बार बार आता है ना, मतलब अरे 3-4 बार के बाद। कंट्रोल कंट्रोल 2 बार होता है मैक्सिमम, इतना थोड़ा है कि आपको 5 तीन बार, 3 बार तो, 3 बार तो आता है ना पिरामिड, 3 बार तो होता है ना। पता नहीं यार, हमने तो आज तक कभी 2 बार का ही मैक्सिमम क्वेश्चन किया, तुम कह रहे हो 3-3 बार वाले भी आते हैं। टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर प्रोसेस तो वही रहेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, प्रोसेस सेम है। परेशान मत होइए, हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे ना तो उसमें आप बताना कि देखो सर उस दिन डाउट पूछ रहे थे और आप तो कुछ और ही कर दिए, होगा ही नहीं वैसा क्वेश्चन। चलो जीपी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चाएं कर ली जाए। तो जीपी अपना होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और यहाँ जनरल एन टर्म को लिखते हैं ए आर टू द पावर n माइनस 1, जहाँ ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म और आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है, फर्स्ट टर्म, एंड आर इज द कॉमन रेशियो। उसके बाद क्या होता है बेटा कि इसमें कोई भी टर्म जीरो नहीं होता, और इसका जब हम एसएन का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये लिखते हैं ए टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, अगर आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो, और जब आर 1 हो जाता है तो सारे टर्म्स आपके एन आ जाते हैं, तो ये एन टाइम्स ए लिख देते हैं। इसी में एक टर्म होता है आपका इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज इनफाइनाइट, और इसमें आपको सम का एक्सप्रेशन का रिजल्ट याद रखना होता है, और सम का एक्सप्रेशन का रिजल्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं एन आर नॉट इक्वल टू 0। ये तो कहोगे कि डिफिनीशन से ही गायब है, लेकिन जब वैसे पहला प्रेफरेंस इसको देंगे या पूरे को, अगर ये आंसर ना मैच करे तो सिर्फ इतने से ही काम कर लेंगे। जैसे जेई जो 2004 का क्वेश्चन है, आप जब देखोगे आईटी जेई का, उसमें ये काउंट नहीं करता, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। कहते हैं ना कि जो जैसे जैसा देश वैसा वेश, अब उन्होंने पूछा था हमने भी रिप्लाई कर दिया उस तरह से। जबकि मुझे याद है ये क्वेश्चन करते समय बार बार दिमाग में आता है कि आर की वैल्यू तो यार जीरो हो नहीं सकती। अब कई कहते हैं सर आर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो बेटा सिंगल टर्म को ना एपी बोलते हैं ना जीपी बोलते हैं ना एचपी बोलते हैं। अगर आपको टर्म्स को एपी जीपी एचपी बोलना है तो मिनिमम 3 टर्म्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना, तभी आप एपी नाम यूज करेंगे, जीपी नाम यूज करेंगे या एचपी नाम यूज करेंगे। अब 2 टर्म दिए हैं तो वो कुछ भी हो सकते हैं आपस में, ठीक है।
अब इसमें आता है बच्चों प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करते हैं कि जीपी से एपी चलते हैं, तो वो कैसे जाते हैं, लॉग लेकर। जैसे ये कहते हैं कि A1 A2 A3 से लेकर AN ये जीपी बन रहा है, और सारे टर्म्स अगर पॉजिटिव हैं तो ln A1 ln A2 ln A3, मतलब कॉमन बेस पे अगर लॉगरिथम लिखा जाए तो सबके सब आपके एपी बन जाएंगे। IIT JEE 2016 इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको IIT JEE का, ठीक है। अरे क्वेश्चन नहीं भाई, प्रॉपर्टी 1 है ये। प्रॉपर्टी 2 है बेटा कि अगर आपको एपी से जीपी पहुंचना है, जैसे एपी में ये टर्म्स हैं और आप जीपी जाना चाहते हो, तो आप क्या करिए, कॉमन बेस की पावर कर दीजिए b की पावर A1 b की पावर A2 से लेकर b की पावर AN तक, ये जीपी बन जाएगा ऑटोमेटिक। तीसरा होता है कि अब रिलेट करते हैं, जैसे वहां पे हम लोग सम को कांस्टेंट कर रहे थे ना, इक्विडिस्टेंट वाले, अरे भाई यस जनाब सर, एपी में सम को कांस्टेंट कर यहाँ रहे थे प्रोडक्ट ना। हो जाएगा। हाँ देखो इसने सही पकड़ा है, तो यहाँ सही है A1 A2 इक्वल, सॉरी गलत हम भी देखो लिख रहे हैं, हटो। A1 AN की वैल्यू A2 A ऑफ n-1, A ऑफ k लिखा हो तो यहाँ लिखते हैं A ऑफ n प्लस k माइनस 1, और सॉरी n प्लस 1 माइनस k। और आप कहोगे कि सर इतना आसानी से आप कैसे लिख देते हो यार, कुछ हमें भी समझा दो। तो देखो बेटा यहाँ जो सबस्क्रिप्ट का जो सम है ना वो n+1 है, ठीक है। अरे ठीक है ना। Yes, sir. अगला देखो यस सर, अच्छा हाँ वो एपी में देखो छूट गया, हम भी सोच रहे थे क्या छूट रहा है तब से। वो एपी में क्या होता है ना बच्चों की, अगर एपी के टर्म्स में अगर कांस्टेंट नंबर k को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो एपी ही रहता है, ठीक है। हाँ सर। ये हमने भूल गए थे वो बताना, वो याद रखिएगा। जीपी में हमने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रोडक्ट किया था। तो एक और होता है इसमें, कहते हैं कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट फर्स्ट, वहां जैसे एवरेज लिखे थे ना, आप यहाँ पे an² लिखते हो, ए ऑफ इक्विडिस्टेंट वाले टर्म n प्लस के मल्टीप्लाइड बाई ए ऑफ n माइनस के। वहां क्या किया था, इन दोनों का एवरेज को n लिखे थे, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई की वैल्यू जो है वो n² के इक्वल हो जाएगी। पांचवा टर्म है वही इफ सेम नंबर, यहाँ पे केवल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का ऑप्शन है। ये होता है, कहता है कि अगर A1 A2 A3 अप टू AN ये जीपी फॉर्म करते हैं, तो हम लोग k टाइम्स A1 k टाइम्स A2 k टाइम्स A3 से लेकर k टाइम्स AN, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीपी ही बोलेंगे। 6 होता है बच्चों रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ टर्म। रूल, अबे रूल लिखना है, रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो जितना आपको एपी में हेल्प करता है ये, उतना यहाँ जरूरी नहीं है हेल्प करे। मतलब अगर आप 3 टर्म्स लिखना चाहते हैं तो आप a/r a और ar लिख दीजिए। वैसे इससे ज्यादा हम लोगों को ये ar² ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। केवल प्रोडक्ट दिया हो तो ये प्रायोरिटी रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। इसका ड्रॉबैक सुनो, अगर 4 टर्म्स को लिखना हो तो आप लिखते हैं a/r3 a/r AR और AR3, यही लिखते हो ना। इसका अगर रेशियो निकालोगे, कॉमन रेशियो कितना आएगा, R², मतलब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब आप कह सकते हो कि इसका मतलब सर जो जीपी कॉमन रेशियो नेगेटिव रखते हैं और उसमें 4 टर्म एज्यूम करना हो कंजुगेटिव, तो ये तो मान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि कॉमन रेशियो R² आएगा और हमारा जो जीपी गिवन है उसका कॉमन रेशियो नेगेटिव है, तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता ना।
तो ये ड्रॉबैक है, यही सब जेई है, आईआईटी यही सब है बेटा। यही सब अगर टाइम पे याद रखोगे तो आईआईटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्हीं सबको जेई वाले टारगेट करते हैं, अच्छा ये पूछ लो इस बार, ये पूछ लो इस बार, ये पूछ लो। अब कोई ना कोई रडार से स्टूडेंट का छूट ही जाता है, वो वहां फंस जाता है बेचारा। तो फिर सर क्या करना होगा उसमें? तो उसमें ये नहीं मानते, फिर अपना ये जो है ना, इसमें 4 टर्म तक मान लेते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है सर। लेकिन वो केसेज आएगा तब ना, अदरवाइज जो नॉर्मल होते हैं उसको इस हैंडल कर लेते हैं। वैसे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिया हो तब आप ए बाई आर, ए और ए आर टाइप का मानिए। अदरवाइज जैसे आप कॉमन लिखते हैं कि ए आर स्क्वायर, वो मोर इजियर पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस। केवल प्रोडक्ट में क्या होगा, आर का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और आपके ए मिल जाएगा सीधे सीधे। ठीक है। हाँ सर। इसके बाद बेटा आता है जीएम। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे भी होता है वही, 3 नंबर्स अगर जीपी में हैं और पॉजिटिव हैं तो बीच वाले को जीएम कहते हैं। इफ ए बी सी आर इन जीपी then B is GM of A and C, and B स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं AC, तो GM of A and C जानते हैं हम लोग। GM of A and C अगर लिखना हो तो दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ AC। और सिमिलर आइडिया को एक्सटेंड करते हुए हम लोग n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर देते हैं बिटवीन 2 नंबर्स। तो आप कहोगे सर टोटल नंबर्स n+2 हो गए, तो यहाँ पे a टाइम्स r की पावर n+2 - 1 ये b के इक्वल है। तो r की जो वैल्यू आती है वो b बाई a टाइम्स 1/r+1 आएगा। तो आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप g1 निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो ar, g2 निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो ar स्क्वायर, और इस तरह से आप gn निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो ar⁴n लिख दीजिए। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इन सबको प्रोडक्ट कर देते हैं। जब सबको आप प्रोडक्ट करोगे g1 g2 g3 से लेकर gn तक का सम, तो ये आएगा ar स्क्वायर, ar³ से लेकर ar⁴n। और ये आप देखोगे a⁴n r⁴n इंटू n+1/2। r की जब वैल्यू पुट करोगे तो a⁴n ये b/a⁴1/n+1, तो ये n+1 कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे ये सर कैंसिल करने के बाद ये टोटल ऐसे कुछ लिख देते हो आप, और इसको लिखते हैं बेटा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, सॉरी ए एंड बी होल टू द पावर n। ठीक है, ओके। कई स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि ये काम करिए सर आप, जैसे मैंने जीपी एपी वाला बताया था, आप अगर देखो तो इफेक्टिव पेयर्स कितने बनेंगे, तो मैं कहूंगा n/2, तो आप ऐसे लिख दो, एक ही बात है। क्योंकि आपको प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बोथ द एंड इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो हम कहेंगे इस तरह का पेयर कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो आप कहोगे कि पेयर सर n/2 एग्जिस्ट करेंगे, और डिपेंड करेगा वो n की वैल्यूज पे, n इवन है या ऑड है। ठीक है, ये कौन है, पोसाला ऋतिक, क्या पढ़ते हो जी? पोसाला जी सर कहाँ थे अभी तक? नो सर, माय calculus कर, आई एम डूइंग calculus सर, आई एम डूइंग calculus, कैलकुलस। yes So you are not interested in taking classes of algebra? no sir, I am interested, Okay, only today class I have not listened. okay, okay. इसमें कितने, राज तो एक बताया था कि कैलकुलस, राज ही बोले थे कि कैलकुलस में थोड़ी प्रॉब्लम है। यस सर, कैलकुलस और ऑर्गेनिक ना? सर मुझे भी है सर। कैलकुलस और ऑर्गेनिक करवानी थी पहले वही। सर सीक्वेंस से ही चलो सर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। अरे तो अगला टॉपिक वही है ना, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, फिर तो कैलकुलस